हेलो प्यारे साथियों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपको केआईटी की यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सबसे पहले पढ़ने से पहले आपका स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पराक्रम बैच में हिस्ट्री में पिछला क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, आइए आज हम लोग पराक्रम बैच में प्रयास से पराक्रम तक पहुंचेंगे। ठीक, तो आज की क्लास रहने वाली है आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक, देखिए सबसे पहले जानिए कि वैदिक सभ्यता मतलब कि वैदिक काल आपका दो पार्टों में विभाजन था। कब से कब तक था? आपका ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और सेकेंड आपका उत्तर वैदिक काल मतलब कि पोस्ट वैदिक काल आपका माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी तक। देखिए ये आपको बहुत बार इसका डेटिंग पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल या फिर वैदिक काल कितने भागों में विभाजित था। ठीक, तो जैसा कि हमने जाना कि ऋग्वैदिक काल आपका 1000 से 1500 से 1000 तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन प्रारंभ हो गया था। ठीक, तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ पे आए? पंजाब में और अफगानिस्तान में। ये बहुत बार आपको पूछा जाता है। ठीक, तो आर्य कहाँ पे आए? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। देखिए कई विद्वानों की या कई इतिहासकारों की अपनी अलग अलग मान्यताएं रही हैं। ठीक, तो कि आर्य किस देश से थे, कहाँ से आए थे। तो सबसे अधिक जो मान्यता रही है, सर्वमान्य जो मान्यता रही है, वो रही है मैक्स मूलर की। ठीक, मैक्स मूलर की। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है? मध्य एशिया बताया है। ठीक, सबसे जो सर्वमान्य आपका मान्य है और किनका है? मैक्स मूलर का है, जिन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। ठीक, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाती है। मतलब आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। ठीक, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी। देखिए आपको नगरीय ग्राम, जैसे मैंने पिछला आपको पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो नगरी थी। और वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब आइए बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक, तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे कई छोटे छोटे कबीलों में, क्योंकि उस समय लोग छोटे छोटे कबीले बना के रहते थे। ठीक, कबीले का मुखिया भी होता था। तो लोग कैसे रहते थे? आर्य जो है कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त थे। ठीक, ऋग्वैदिक साहित्य में कबीलों को जन कहा जाता है। ऋग्वैदिक साहित्य में कबीलों को क्या कहा गया है? जन कहा गया है। और कबीले के जो सरदार था उसको राजन कहा जाता था। ठीक, राजन कहा जाता था। जो कबीले का सरदार था उसको राजन कहा जाता था, और कबीले को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और उस समय कैसा था? परिवार जो है पितृसत्तात्मक, यानी कि कोई पुरुष या पिता ही घर का मुखिया होता था, पितृसत्तात्मक होता था। ठीक, उस समय का परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक था। समाज जो है, समाज वर्ण व्यवस्था, जो समाज में उस समय वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी। ठीक, जाति पे आधारित हमको बाद में देखने को मिला था। उस समय का समाज कैसा था? मतलब वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित था, कर्म पे आधारित था। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के, अब देखिए ये पूछ लेता है कि वर्ण जो है किस मंडल में है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपका चारों वर्णों का उल्लेख है। ठीक, आप देखेंगे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण कार्य क्या था? शिक्षा से जुड़ा हुआ इनका काम था। पठन पाठन करना, ज्ञान देना, पूजा पाठ करना। ठीक, तो ब्राह्मण क्या था? शिक्षा से जुड़ा हुआ इनका काम था। उसके बाद आता है आपका क्षत्रिय। क्षत्रिय था मतलब कि शत्रुओं से रक्षा करने वाला। ठीक, और वैश्य व्यापार से जुड़े थे, व्यापारिक काम के लिए। शूद्र उद्योग और कला से जुड़े छोटे छोटे काम करने वाले। ठीक, उद्योग कला से जुड़े काम करने वाले का उल्लेख है। ठीक, तो ये आपको बहुत बार पूछ लेता है कि चार वर्णों का उल्लेख किसमें है। तो मैंने बताया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपका वर्णों का उल्लेख है, जिनको अलग अलग काम के आधार पर डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है।
अब देखिए ये आपको बहुत बार पूछ देता है कि नदी, कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है। ठीक, भाई देखते हैं, जैसे कि आपका है कुब्रू, कुब्रू का एक प्राचीन नदी है, प्राचीन नदी, उसका आधुनिक नाम क्या मिलता है आपका, ये कुर्रम मिलता है। ठीक, कुभा, कुभा, कुभा एक प्राचीन नदी है। ठीक, उसका क्या मिलता है, काबुल। बितस्ता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, परसुड़ी, रावी, सतद्री, आपका सतलज हो गया, बिपाशा, ब्यास, सदा नीरा, गंडक, दोष दोती, आपका घग्घर, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सिंधु, आपका सिंध, सरस्वती या दोषद्वर्ती, घग्घर या रच्छी, चिंतन, चित्तक, सुसोमा, आपका सोहन। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम की किस नदी का पूछ देता है, कि कुर्रम का या काबुल का आपका प्राचीन नाम क्या था, तो कुभा था। अब देखिए उत्तर वैदिक काल, ठीक, मतलब कि पोस्ट ऋग्वेदा काल। उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी, बड़े राज्यों तथा जनपदों की स्थापना। जब हम देखेंगे आपका 1500 बीसी से आप 1000 के बीसी में जब की ऋग्वेद काल की रचना हुई, उसको क्या कहा जाता है, ऋग्वेदिक काल। जब उसके आफ्टर बाद में हम लोग आते हैं 1000 बीसी, ठीक, 1000 बीसी और 600 की बीसी में आते हैं, तब बड़े बड़े राज्यों और जनपदों की स्थापना होती है। ठीक, उस समय का भी परिवार क्या था, पितृसत्तात्मक ही था। जैसे कि उस समय से लेके आज तक हम देखते हैं कि मतलब आपको देखने को मिलता होगा परिवार में कोई परिवार में घर का मुखिया कोई पुरुष ही होता है, पितृसत्तात्मक। ठीक, समाज में वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर। देखिए पहले मैंने आपको बताया कि कर्म के आधार पर था ऋग्वेदिक काल में, बट उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, कर्म के आधार पर न होके समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमारा जाति पे आधारित हो गया। ठीक, ये पूछ देता है कि जाति पे आधारित कर्म वर्ण व्यवस्था जाति पे आधारित किस काल में हुई, तो उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक, न कि आपका ऋग्वेदिक काल में। अब देखिए जबालोपनिषद, जबालो उपनिषद में आश्रम 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। ठीक, आपको हो गया ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो हमारा हिंदू समाज है, आश्रम ही हिंदू समाज की जीवन व्यवस्था है। आश्रम क्या है, आश्रम ही हिंदू समाज की जीवन व्यवस्था है। ठीक, अब देखिए आश्रम के हिसाब से उस समय व्यक्ति की आयु क्या मानी गई थी, 100 ईयर, मतलब कि 100 ईयर। तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे कि आपको मान लीजिए कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना है। ठीक, फिर उसके बाद 25 साल के बाद आपका शादी होता है, गृहस्थ जीवन में आते हैं, आपका हो गया 50। फिर उसके बाद 50 से 75 तक आपका वानप्रस्थ जीवन में आते हैं। फिर और 75 से 100 तक आपका 25, जो 75 100 25 बचा वो संन्यास आपको हो जाता है। तो ऐसे ऐसे 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था। ठीक, उम्र 100 मानी गई थी। लोहे के प्रयोग के सर्वप्रथम साक्ष्य पूछ देता है। देखिए उसी काल में हमारा लोहे का भी पता चला, तो पूछ देता है कि लोहे के सर्वप्रथम एविडेंस या साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, तो यूपी में एक जगह पड़ता है अंतरजी खेड़ा। ठीक, ये बहुत बार पूछा गया है कि लोहे के जो एविडेंस है कहाँ से मिले हैं, तो यूपी में एक जगह पड़ता है अंतरजी खेड़ा, तो वहां से हमको लोहे के एविडेंस मिले हैं। सर दर्शन, देखिए पूछ देता है कि पूर्व मीमांसा के रचनाकार कौन थे, जामिनी थे। उत्तर मीमांसा कौन थे, बादरायण वेदांत या शंकर। ठीक, न्याय के कौन थे, गौतम थे। वैशेषिक के कौन थे, करात थे। सांख्य के कौन थे, आपके कपिल थे। योग के कौन थे, पतंजलि थे। देखिए वैदिक साहित्य आप लोग जानते होंगे कि सबसे पुराना क्या है, सबसे प्राचीन हमारा वेद है। मतलब ठीक, वेद, अगर वेद में भी बात करें तो ऋग्वेद है। ठीक, अब सबसे प्राचीन हमारा क्या है, वेद है, जिसमें आपका 10 मंडल, 1028 सूक्त और उसकी भाषा क्या है, पद्यात्मक पद्य। ठीक, इसमें गायत्री मंत्र का, देखिए गायत्री मंत्र का बार बार उल्लेख आता है। ठीक, इसमें ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद, उसके बाद आता है हमारा सामवेद, इसमें भारतीय संगीत का मूल, मतलब इसमें भारतीय, इसमें संगीत के बारे में कहा गया है। ठीक, अब आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ठीक, यजुर्वेद में आपकी गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है।
उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद, इसमें आपको ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, टोना टोटका आदि के बारे में आपको जानकारियां मिलती हैं, उल्लेख है। ठीक, अब आता है आपका उपनिषद। देखिए, ब्रह्म विद्या होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी, देखिए ब्रह्म विद्या होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद को हम लोग ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो हम सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आपका लिखा रहता है हर जगह। ठीक है, भारत का क्या है आपका आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग पूछ देता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6। वेदांग की संख्या कितनी? 6 है। आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। स्मृति, देखिए स्मृतियों को धर्मशास्त्री भी कहा जाता है। स्मृतियों को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्री भी कहा जाता है। और सबसे हमारी प्राचीन क्या है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति की बात की जाए तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, जिसको मनु नामक ऋषि ने लिखा था। अब पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। अगर पूछ दे कि सर्वाधिक प्राचीन, ठीक, और प्रमाणिक कौन सा पुराण है, तो मत्स्य पुराण है। ठीक, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। पूछ दे कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो मत्स्य पुराण में किया गया है, जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। तो ठीक है साथियों, आप लोगों ने वैदिक काल के बारे में जाना। अब हम और जो वैदिक काल के बारे में बचा हुआ है कुछ आपको MCQ अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। Fearless.